मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आइए हम मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश के बारे में चर्चाएं करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए गुलाम वंश के बारे में वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पहले तो इसका स्थापना देख लेते हैं, किस प्रकार इस गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम तथा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक मूलतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था और 1192 ईस्वी के तराई के युद्ध में विजय प्राप्त करने में उसने अपने स्वामी की विशेष सहायता की थी। उसने अपने स्वामी की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुसलमानों की सल्तनत पश्चिमी में गुजरात और पूर्व में बिहार और बंगाल तक 1206 में गौरी की मृत्यु के पूर्व में ही विस्तृत कर दी। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर यह वंश 1206 से 1290 तक, ये डेट आप लोग याद करिएगा क्योंकि कभी कभी पेपर में डेट ही पूछ दिया जाता है, तक आरूढ़ रहा। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था, पर उसकी योग्यता देखकर गौरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन मूलतः गुलाम था, इसलिए यह राजवंश गुलाम वंश कहलाता है। वह 1210 तक गद्दी पर रहा। कहते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसने ही प्रारंभ किया था। यह योग्य शासक माना जाता है। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश था। आइए कुतुबुद्दीन के कार्यों के लिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, जो कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद, इसी ने निर्माण कराया था। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद ही है, इसका भी निर्माण इसी ने करवाया था। लेकिन जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार गुरु इसके थे कुतुबुद्दीन बख्ती अल काकी। इसी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन पूरा इसने नहीं किया, पूरा इसको इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, आइए अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करें। इल्तुतमिश जो है कि 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और कश्मीर से नर्मदा तक तथा बंगाल से सिंधु तक का भूभाग गुलाम वंश के अधीन आ गया। इल्तुतमिश के बड़े विलासी थे, जो बेटे इसके थे बड़े विलासी थे। अतः कुछ समय बाद 1236 ईस्वी में उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। अब इल्तुतमिश ने क्या क्या अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इल्तुतमिश द्वारा दल चालीसा चलाया गया था। दल चालीसा, इसमें 10 जो दल चालीसा में 40 सरदारों का एक संगठन होता था, इसको दल चालीसा उस समय कहते थे। और इसने एक एकता प्रणाली चलाई थी। एकता प्रणाली मतलब युद्ध में जीती गई जमीनें जो थी, इसको सैनिकों में बराबर बराबर बांट देता था। ये इसके 2-3 मुख्य कार्य थे जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। रजिया सुल्तान बड़ी बुद्धिमान महिला थी। वह मर्दानी वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी, पर षड्यंत्रों से अपने को नहीं बचा सकी और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इसी वंश में एक और प्रमुख शासक हुआ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। अब रजिया सुल्तान का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दिल्ली की प्रथम व एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम लोग बलबन के बारे में कुछ बात करें। बलबन भी मूलतः इल्तुतमिश का गुलाम था।
इसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। अमीर खुसरो गुलाम शासकों के ही संरक्षित विद्वान थे। जो अमीर खुसरो थे, गुलाम वंश के शासकों में ही इनका विद्वान एक चलिए आइए। उसके बाद गुलाम वंश के शासक जो थे, इनके बारे में हम लोग कुछ बातें आप लोगों को बताते। पहले बलबन के कुछ कार्यों को चर्चा कर लेते हैं। जैसे बलबन ने लौह और रक्त नीति अपनाई थी, और इसने दल चालीसा जो इल्तुतमिश ने चलाया था, इसने वो आकर समाप्त कर दिया। और ये नौरोज त्योहार को भी शुरुआत इसी ने की थी। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आइए इसके शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बारह सौ छह से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश का शासन माना जाता है। इस काल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंश थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबी राजवंश का था। इल्तुतमिश था जो वो शमसी का था। और बलबन बलबनी राजवंश का था। कभी कभी इनके राजवंशों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए, इन शासकों को गुलाम वंश का शासक कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इन तीनों तुर्क शासकों का जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ था। इसलिए इन्हें प्रारंभिक तुर्क शासकों मामलुक शासक कहना अधिक उपयुक्त होगा। इतिहासकार अजीज अहमद ने इस शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। मामलुक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न जो दास होते हैं। मामलुक नाम इतिहासकार अबीबुल्लाह ने दिया है। ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलबन एलबारी तुर्क थे। गुलाम वंश ने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। यह प्रथम मुस्लिम राजवंश था जिसने भारत पर शासन किया था। आइए अब इनके कार्यकालों के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक था, और ये प्रथम शासक था। फिर उसके बाद आया आराम शाह। इसने बस सिर्फ एक साल ही, 1 वर्ष ही शासन किया था। इसका शासनकाल 1210 से 1211 तक। और फिर है इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1211 से 1236। और रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, इसका शासक कुछ ही महीनों रहा, 1236 ईस्वी में। फिर आई रजिया सुल्तान। इन्होंने 4 वर्ष किया, 1236 से 1240 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 46 ईस्वी तक किया। नसीरुद्दीन महमूद, इसने 1245 से 1265 तक शासन किया। अन्य कई शासकों के बारे में बाद उल्लेखनीय रूप से गयासुद्दीन बलबल 1250 से 1290 सुल्तान बना रहा। आइए अब इसके शासकों का द्वारा शासन के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र और उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसने केवल 1 वर्ष राज्य किया, और बाद में 1211 में उसके बहनोई इल्तुतमिश ने उसे सिंहासन से हटा दिया। इल्तुतमिश भी कुशल प्रशासक था, और उसने 1236 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र रुकुनुद्दीन था, जो घोर निकम्मा तथा दुराचारी था, और उसे केवल कुछ महीनों के शासन के उपरांत गद्दी से उतारकर उसकी बहन जो रजिया सुल्तान को 1237 ईस्वी में सिंहासनासीन किया गया। रजिया कुशल शासक सिद्ध हुई, किंतु स्त्री होना ही उसके विरोध का कारण हुआ, और 3 वर्षों के शासन के उपरांत 1240 में उसे गद्दी से उतार दिया गया। उसका भाई बलराम उसका उत्तराधिकारी बना, और उसने 1242 ईस्वी तक राज्य किया, तब जब उसकी हत्या कर दी गई। उसके उपरांत इल्तुतमिश का पौत्र जो था मसूद शाह,
मसूद शाह उत्तराधिकारी बना, किंतु वह इतना विलासप्रिय और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ कि 1246 ईस्वी में उसे गद्दी से उतार इल्तुतमिश के अन्य पुत्र नासिरुद्दीन को शासक बनाया गया। अब इसके बाद सुल्तान नासिरुद्दीन में विलासप्रियता आदि दुर्गुण न थे। वह शांत स्वभाव का और विद्या प्रेमी था। साथ ही उसे बलबन सरीखे कर्तव्यनिष्ठ एक ऐसा व्यक्ति का सहयोग प्राप्त था जो इल्तुतमिश के प्रथम 40 गुलामों में से एक और सुल्तान का ससुर भी था। उसने 20 वर्षों तक शासन किया। उसके उपरांत उसका ससुर बलबन सिंहासनासीन हुआ, जो बड़ा ही कठोर शासक था। उसने इल्तुतमिश के काल से होने वाले मंगोल आक्रमण से देश को मुक्त किया, सभी हिंदू और मुस्लिम विद्रोहों का दमन किया और दरबार में तथा समस्त राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित किया। उसने बंगाल के तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करके 1286 ईस्वी अथवा अपनी मृत्युवर्ता राज्य किया। इसके एक वर्ष पूर्व ही उसके प्रिय पुत्र शाहजादा मुहम्मद की मृत्यु पंजाब मंगोल आक्रमण के युद्ध के बीच हो चुकी थी। उसके द्वितीय पुत्र बुगरा खान ने, जिसे उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, दिल्ली आकर अपने पिता के शासन भार को संभालना अस्वीकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में बुगरा खां के पुत्र कैको बाद को 1286 ईस्वी में सुल्तान घोषित किया गया, किंतु वह इतना शराबी निकला कि दरबार के अमीनों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1290 ईस्वी में उसका वध कर डाला। इस प्रकार गुलाम वंश का दुखद अंत हुआ। आइए इसकी गुलाम वंश की उपलब्धियां देख लेते हैं। गुलाम वंश के शासकों ने प्रजा के हितों पर अधिक ध्यान न दिया और प्रशासन की अपेक्षा भोग विलासों में ही उनका अधिक झुकाव रहा। फिर भी वास्तुकार के क्षेत्र में उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां शेष हैं, जिनमें कुतुब मीनार अपनी भव्यता के कारण दर्शनीय है। इस वंश के शासकों ने मिनहाजुद्दीन सिराज और अमीर खुसरो जैसे विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की।